वेलकम टू कॉन्सेप्ट माइंड्स। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। इट इज इंडियाज एनर्जी क्राइसिस 2026 एंड कैन रिन्यूएबल्स सेव द फ्यूचर। एक्चुअली हॉर्मुज स्ट्रेट का जब से प्रॉब्लम हुआ है तब से लेकर के नॉट ओनली इन इंडिया बट ग्लोबल लेवल पर एनर्जी क्राइसिस हो गई है। और यह इतनी बड़ी क्राइसिस है कि कोई भी कमीशन, चाहे यूपीएससी हो, बीपीएससी हो या यूपीपीसीएस हो, इसको टच किए बगैर जा ही नहीं सकता। तो वी विल सी कि यूपीएससी में, जीएस3 में एंड बीपीएससी एंड यूपीपीसीएस या बाकी अदर यूपीसीएस है, वहां पर ऐसे में यह टॉपिक डायरेक्टली आने वाला है। आई एम नॉट सेइंग इनडायरेक्टली, डायरेक्टली आने वाला है। तो अगर आपका यह टॉपिक प्रिपेयर है तो यू कैन अश्योर योर सेल्फ कि आप एक टॉपिक तो एग्जाम हॉल में 100% लिखने ही वाले हो और वो आपका तैयार है। इसमें जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे उसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि इसका इंट्रोडक्शन क्या हो सकता है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें जो इकोनॉमिक शॉक है वह कितना है और ग्लोबल लेवल पर क्या है। फिर हम देखेंगे कि इंडिया के लिए यह एक वल्नरेबिलिटी है और यह कितनी बड़ी वल्नरेबिलिटी इंडिया के लिए बनी हुई है। फिर हम देखेंगे कि जो ब्रॉडर इंप्लीकेशंस है, मतलब नॉट ओनली इन इंडिया बट ग्लोबल लेवल पर इसके क्या क्या इंप्लीकेशंस हैं। एंड देन विल मूव टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी के लेकर के कि इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक रूट है, इंडिया ने रिन्यूएबल एनर्जी में क्या क्या किया है एंड आगे इंडिया क्या कर रहा है और इसका फ्यूचर एस्पेक्ट क्या है। एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स कि क्या रिन्यूएबल एनर्जी इस क्राइसिस का एक परमानेंट सोल्यूशन हो सकता है क्या। एंड वी विल सी द स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशंस आल्सो। एंड देन उसके बाद हम मूव करेंगे कि नेक्स्ट क्या होना चाहिए, इंडिया का एक क्या अप्रोच होना चाहिए। एंड देन हमारा एक कंक्लूजन होगा जिसमें हम फ्यूचरिस्टिक बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन के साथ आगे बढ़ते हैं। जो मैंने इंट्रोडक्शन बनाया है वो आप लोगों को भी ऐसे ही करना चाहिए। एक्चुअली मेरे यहां पे लिखने का पर्पस भी यही होता है कि मैं जल्दी जल्दी आप लोगों को एक बहुत बड़ा टॉपिक कवर करा दूं और साथ ही आप लोगों को एक एस्पेक्ट दे सकूं कि आप इस तरीके से सोचना है। एंड हियर आई हैव एन इंट्रो कि द क्राइसिस इज वर्स देन द ऑयल शॉक्स ऑफ द 1970s कंबाइंड। एक्चुअली मैंने एक न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल देखा था जिसमें इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने यह वार्निंग दिया था कि 1970s में जो ऑयल कैटलाइजेशन हुआ और जो ऑयल शॉक हुआ जिससे कि पूरी दुनिया परेशान हो गई थी, यह जो अभी की प्रॉब्लम है यह उससे बहुत भयानक है। तो आप इस स्टेटमेंट को लेकर के एक इंट्रोडक्शन बना सकते हैं एंड उसके बाद इसको एक्सप्लेन कर देंगे कि दिस रिसेंट एनर्जी क्राइसिस is triggered by the ongoing conflict around the Strait of Hormuz, a narrow maritime passage through which nearly 20% of global oil and LNG flows। तो हमने सबसे पहले एक इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का वार्निंग का स्टेटमेंट लिया कि यह एनर्जी क्राइसिस कितनी बड़ी है। एंड देन हमने ये जो क्राइसिस है उसका इंप्लीकेशंस देखा कि यह इसलिए बड़ा है, हुआ किस लिए है, क्योंकि यहां पर कॉन्फ्लिक्ट हो गया है एंड उसका इंपैक्ट क्या है कि 20% ऑफ ग्लोबल ऑयल एंड एलएनजी सप्लाई क्या है, प्रभावित हुई है। फिर उसके बाद हम थेसिस स्टेटमेंट की ओर आएंगे। जो नेक्स्ट लास्ट ऐसे मैंने डिस्कस किया था उसमें मैंने थेसिस स्टेटमेंट के साथ ही ऐसे डिस्कस किया था और मैं आप लोगों को ये अप्रोच बताना चाहता हूं कि आप भी जब ऐसे लिखिए तो इंट्रोडक्शन में एक थेसिस स्टेटमेंट जरूर दीजिए। And here the statement is the crisis is not merely geopolitical। और geopolitical है क्या है ये सब आगे हम डिस्कस करेंगे। It is a structural, systemic and transformative, forcing countries like India to rethink their energy future। तो थेसिस स्टेटमेंट क्या है कि यह जो क्राइसिस है यह सिर्फ जियोपॉलिटिकल नहीं है, यह स्ट्रक्चरल भी है, सिस्टेमिक भी है एंड ट्रांसफॉर्मेटिव भी है। यह पूरे एनर्जी मार्केट को ट्रांसफॉर्म कर देगा और इंडिया जैसे देशों को क्या कर देगा, अपने एनर्जी फ्यूचर को लेकर के रीथिंक करने को फोर्स करेगा। वी शुड रीथिंक आवर एनर्जी डिपेंडेंस ऑन द वर्ल्ड। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक थेसिस स्टेटमेंट दिया एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स कि, और हाँ एक और बात, जब आप ऐसे राइटिंग करें तो बहुत सारे लोगों ने ऐसा एक मिथ फैला रखा है कि ऐसे में हेडिंग नहीं बनानी चाहिए, अंडरलाइंस नहीं करनी चाहिए। ये सब मिथ है,
बिल्कुल इससे, ये बकवास मिथ है, इनसे बाहर होना चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद हम इंट्रोडक्शन हमारा हुआ थेसिस स्टेटमेंट के साथ पूरा। उसके बाद हम एक हेडिंग बनाएंगे द एनर्जी शॉक, और उसमें इसको लैंग्वेज में लिखिएगा। अगर पॉइंट में दे सके तो भी बहुत अच्छा है। ठीक है, कोई भी कहीं भी कुछ बुरा नहीं है। और उसके बाद हम एनर्जी शॉक कैसा है वो बताएंगे। रिड्यूस्ड ग्लोबल ऑयल सप्लाई बाई 10 to 14 मिलियन बैरल्स पर डे। राउटर का रिपोर्ट है कि 10 to 14 मिलियन बैरल्स पर डे जो ऑयल सप्लाई है वह क्या हो गई है, रुक गई है। अगला है क्रूड प्राइस स्पाइक अप टू $119 पर बैरल। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का रिपोर्ट है। जो इंडिया खरीद रहा था रशिया से, अभी आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा, $35 पर बैरल खरीद रहा था, और अभी प्राइस क्या दिखा रहा है, 119 $119 पर बैरल हो गया है। तो व्हाट इज द हाइक, मतलब कितना ज्यादा हाइक है प्राइस में, कितना ज्यादा वृद्धि हुई है प्राइस में, आप सोच सकते हैं हॉर्मुज़ स्ट्रेट क्राइसिस के साथ। इसने क्या किया है, डिसरप्ट किया है फर्टिलाइजर, एलएनजी, एल्यूमिनियम एंड फूड सप्लाई, क्योंकि जो गल्फ कंट्रीज है उनके लिए फूड सप्लाई भी नहीं जा पा रही है, और उधर से फर्टिलाइजर, एलएनजी एंड ये भी वापस नहीं आ पा रही हैं। एल्यूमिनियम एंड फूड सप्लाई उनको भी चाहिए। तो ये पूरा क्या हो गया है, डिसरप्ट हुआ है। अब इसको एक इन्वर्टेड कॉमा में ये स्टेटमेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, आप इसको एज इट इज कोट कर सकते हैं। और इसमें है कि मोर देन 150 शिप्स क्या है, स्ट्राउंडेड, रुके हुए हैं, एंड टैंकर्स टैरिफ नियरली हाल्टेड, ये रुक गया है, मार्किंग द लार्जेस्ट डिसरप्शन सिंस द 1973 ऑयल क्राइसिस। 1973 के ऑयल क्राइसिस के बाद से यह सबसे बड़ा ऑयल क्राइसिस है, जिसमें 150 प्लस शिप्स, जहाज क्या किए हुए हैं, हाल्ट कर दिए गए हैं, ट्रेड से रोक दिए गए हैं। दिस हाईलाइट्स अ की रियलिटी। अब यहां पर इसको आप लोग इन्वर्टेड कॉमा में कर सकते हैं, एनर्जी इज नो लॉन्गर जस्ट एन इकोनॉमिक कमोडिटी, इट इज अ जियोपॉलिटिकल वेपन। दिस हैज नॉट बीन फर्स्ट टाइम, बट लेकिन ये लाइन आपको लिखना है कि एनर्जी एक इकोनॉमिक नीड है, लेकिन अब सिर्फ इकोनॉमिक नीड ही रह गया है, वह एक पॉलिटिकल वीपन बन गया है। ईरान उसको क्या कर रहा है, हॉर्मुज़ स्ट्रेट को चौक करके पूरे ग्लोबल कंट्रीज को प्रेशर बना रहा है कि आप अमेरिका एंड इजराइल को फोर्स करो कि वो हम पर हमला रोके, नहीं तो आप एनर्जी क्राइसिस को झेलोगे। ठीक है, तो क्या बन चुका है, एक जियोपॉलिटिकल वीपन बन चुका है। अगला है कि इंडिया के लिए एनर्जी क्राइसिस कितनी है और हमारे लिए स्ट्रक्चरल वल्नरेबिलिटी कैसे है। तो ये आप हेडिंग बना करके लिख सकते हैं। इसमें हमारा जो इंपोर्ट डिपेंडेंस है, 85% ऑफ क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स करते हैं हम। टोटल हमारा जो क्रूड ऑयल आता है, ओनली 15% वी प्रोड्यूस एंड रिमेनिंग 85% वी परचेज फ्रॉम मैक्सिमम फ्रॉम गल्फ और रसिया। 50% प्लस गैस डिपेंडेंस ऑन वेस्ट एशिया। हमारा जहां पे अभी क्राइसिस चल रहा है, वहीं से हम 50% अपने गैस सप्लाई के लिए डिपेंड है, एंड 60%, अराउंड 60% एलपीजी इंपोर्ट्स मोस्टली फ्रॉम गल्फ, और 60% हम एलपीजी इंपोर्ट करते हैं, और मोस्टली कहां से करते हैं, गल्फ से ही, क्योंकि हम एलपीजी मैक्सिमम हम रसिया से नहीं लेते, डिस्टेंस ज्यादा है और एलपीजी यहां हमें सस्ता मिल जाता है, तो हम यहीं से लेते हैं। एंड इट इज अराउंड 60% जो कि ब्लॉक हो गया है, इसलिए हमारे यहां एलपीजी का भी क्राइसिस बन रहा है। ठीक है, अब ये डिपेंडेंसी हमने देख ली अपनी, कि हमारी डिपेंडेंसी इंपोर्ट पर है एनर्जी को लेकर के। अब आगे हम देखते हैं कि हॉर्मुज क्राइसिस का इंपैक्ट हम पर कितना आया है। तो हमारे यहां एलपीजी शॉर्टेज हो रहे हैं, इसका इंपैक्ट क्या हो रहा है कि प्राइवेटाइजेशन ऑफ हाउस होल्ड सप्लाई। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, इंडस्ट्री को और बाकी जो सेक्टर्स हैं उनको सप्लाई रोक करके सबसे पहले हाउस होल्ड सप्लाई को कंटिन्यू कर रही है। उसका इंपैक्ट क्या हो रहा है कि फूड इंडस्ट्री एंड टूरिज्म अफेक्ट हो रहे हैं।
यह इंडस्ट्री परेशान हो रही है। इसका इनडायरेक्ट इंपैक्ट क्या हो रहा है कि होर्डिंग बढ़ रही है एंड ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। लोग होर्ड कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं सिलेंडर्स, ठीक है, और ब्लैक मार्केटिंग बढ़ रही है। नेक्स्ट इंपैक्ट हो रहा है राइजिंग फ्यूल प्राइसेस। हमारे यहाँ जो फ्यूल प्राइसेस है, प्राइस है, वह भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। एंड इसका इंपैक्ट क्या हो रहा है, नॉट ओनली इन इंडिया बट अराउंड द वर्ल्ड। और इसका इंपैक्ट क्या हो रहा है कि इन्फ्लेशन हो रहा है। इन्फ्लेशन सिंपल शब्दों में जिसे आप मुद्रास्फीति कहते हैं, महंगाई समझिए, महंगाई हो रही है। एंड यह फिस्कल स्ट्रेस भी बढ़ा रहा है, मतलब सरकार का जो फिस्कल डेफिसिट है, राजकोषीय राजस्व घाटा है, वह बढ़ा रहा है। फिर इंडस्ट्रियल स्लोडाउन भी हो रहा है, क्योंकि हमारी बहुत सारी इंडस्ट्री एनर्जी के लिए अभी भी उन सब पर पेट्रोलियम पर डिपेंडेंट है। उसके साथ साथ उसका एक यह साइड इफेक्ट इसलिए हुआ है क्योंकि ड्यू टू एनर्जी रेशनिंग हुई है। गवर्नमेंट ने क्या किया है, हाउस होल्ड्स को प्रायोरिटाइज किया है, तो बाकी सेक्टर को एनर्जी कम दी जा रही है, तो वहां पर क्या हो रहा है, स्लो डाउन हो रहा है, वहां पर प्रोडक्शन रुक रहा है। तो ये सब क्या हो रहे हैं, ओवरऑल जीडीपी के लिए नेगेटिव इंपैक्ट लेके आ रहे हैं। अब इसमें सिंस ओवर 50% ऑफ इंडियाज ऑयल एंड एलएनजी पासेस थ्रू हॉर्मुज, सो डिसरप्शन डायरेक्टली हिट्स नेशनल एनर्जी सिक्योरिटी। इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारा 50% प्लस गैस एंड पेट्रोलियम और एलपीजी इसी हॉर्मुज स्टेट से आता है। इसीलिए अगर वहां पे प्रॉब्लम है तो वह क्या है, एक नेशनल इमरजेंसी सिक्योरिटी है, नेशनल एनर्जी सिक्योरिटी के लिए एक इमरजेंसी है, ठीक है। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि ठीक है, हमारे लिए तो ठीक है, लेकिन यह सिर्फ इंडिया के लिए प्रॉब्लम है क्या, इसका ब्रॉडर इंपैक्ट हो सकता है ग्लोबल स्तर पर। तो ग्लोबल स्तर पर अगर हम बात करें तो ग्लोबल इकोनॉमी में इसका इंपैक्ट क्या होगा कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ग्लोबल इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी, तो उससे क्या होगा, रिस्क ऑफ ग्लोबल स्टैगफ्लेशन आ जाएगा। स्टैगफ्लेशन का मतलब होता है कि जहां पर डिमांड भी नहीं है, प्रोडक्शन भी नहीं है, तो ग्लोबल लेवल पर क्या क्या होगा, अब एनर्जी क्राइसिस है, तो लोगों के इनकम में कमी आ रही है, तो कंट्रीज क्या करेंगी, अब बाहर से डिमांड नहीं करेंगी, तो जब डिमांड नहीं करेंगी तो ग्लोबल स्लो डाउन हो जाएगा और प्रोडक्शन भी नहीं होगा, तो स्लो डाउन को सॉल्व करने का कोई ऑप्शन भी नहीं बचेगा। तो इसलिए रिस्क ऑफ ग्लोबल स्टैगफ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट भी नहीं है, काम भी नहीं है, प्रोडक्शन भी नहीं है, डिमांड भी नहीं है। एंड प्रेशर ऑन करंट अकाउंट डेफिसिट, और जो सरकारों का करंट अकाउंट है, देश का करंट अकाउंट है, वह डेफिसिट में चला जाएगा। तो यह ग्लोबल लेवल पर एक बहुत बड़ी चुनौती बन सकती है, जिसे आप ग्लोबल रिसेशन समझ सकते हैं सिंपल टर्म में। स्ट्रेटेजिक इंपैक्ट क्या होगा, राइज ऑफ एनर्जी नेशनलिज्म। अब पॉलिटिक्स में भी एनर्जी बेस्ड पॉलिटिक्स शुरू हो जाएगा। जो अपोजिशन है वह गवर्नमेंट को आरोप लगाएगा कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, एनर्जी सप्लाई सिक्योर नहीं करा पा रही है, तो यह गवर्नमेंट अच्छी नहीं है। तो इसीलिए जो गवर्नमेंट एनर्जी सप्लाई को सिक्योर कर रही है, एनर्जी डिमांड को पूरा कर रही है, वह अच्छी गवर्नमेंट है। दूसरा, जिस देश के पास एनर्जी है वो क्या करेंगे, उन देश में भी क्या होगा, उन देश के लोग कहेंगे कि हम अपने एनर्जी को क्या करें, एक वीपन की तरह यूज करें, जैसे ईरान अभी करने की कोशिश कर रहा है। वो कह रहा है कि हरमुज स्ट्रेट का नेशनलाइजेशन होना चाहिए और वह ईरान का स्टेट डिक्लेयर किया जाना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, एनर्जी नेशनलिज्म बढ़ेगा। अगला, शिफ्ट इन ग्लोबल अलायंसेस। अब क्योंकि ग्लोबल लेवल पर डिसरप्शन है, इसीलिए ग्लोबल अलायंस भी क्या होंगी, डिसरप्ट होंगी, ग्लोबल अलायंस भी बदलेंगी। जिस देश के पास एनर्जी सरप्लस है वह ग्लोबल लेवल पर क्या होगा, आगे बढ़ेगा। फिर अगला है रिन्यूड इंपोर्टेंस ऑफ मैरीटाइम चौक पॉइंट्स। अभी तक मैरीटाइम चौक पॉइंट्स जो भी होते थे, जैसे हर्मिट स्टेट हो गया, बाब अल मंडेब हो गया, इधर इंडोनेशिया के पास मलक्का स्टेट हो गया, ये सब चौक पॉइंट्स, क्योंकि इन्हीं के थ्रू बड़े लेवल पर ग्लोबल ट्रेड होता है, तो इन चौक पॉइंट्स को दुनिया भर ने
आपस में मिल करके इनको ओपन रखा है कि भाई कोई भी देश, चाहे आपका मित्र है, दुश्मन है, सबको इस रूट से, जो चौक पॉइंट वाले रूट्स हैं, उनसे गुजरने की परमिशन होनी चाहिए। एंड कंट्रीज आर फॉलोइंग दिस रूल्स। लेकिन अब इस हॉर्मुज स्ट्रेट का जैसे वेपनाइजेशन हुआ है, उससे क्या होगा कि अब रीन्यूड इंपोर्टेंस ऑफ मैरीटाइम चौक पॉइंट्स, और फिर से कंट्रीज जिनका वो चौक पॉइंट्स जिनके आसपास है, वह फिर से अब उसका इंपोर्टेंस, उसका यूज करने की सोचेंगे, और इस तरीके से ग्लोबल लेवल पर एक नया डिसरप्शन शुरू हो सकता है। अगला है कि यह ग्लोबल लेवल पर एक इन्वायरमेंटल पैराडॉक्स भी बना सकता है। जैसे शॉर्ट टर्म में क्या होगा, अब क्योंकि पेट्रोलियम और क्रूड आ नहीं रहा है, तो कंट्रीज शॉर्ट टर्म के लिए अपने कोल यूजेज एनर्जी प्रोडक्शन को क्या कर देंगी, बढ़ा देंगी। तो कोल बेस्ड एनर्जी प्रोडक्शन बहुत तेजी से बढ़ेगा और ग्लोबल वार्मिंग जैसी प्रॉब्लम का जो टारगेट है वह हैम्पर हो सकता है और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ सकता है। अगला है, लेकिन यह शॉर्ट टर्म होगा। लॉन्ग टर्म में क्या होगा, पुश टुवर्ड्स रिन्यूएबल्स, क्योंकि दुनिया के कंट्रीज को समझ में आ गया है कि हम एनर्जी के लिए, जो करंट एनर्जी है जिस पर हम डिपेंडेंसी अगर रखते हैं, तो हम फ्यूचर में भी इससे हैम्पर हो सकते हैं, क्योंकि ये पहली एनर्जी क्राइसिस नहीं है। 1970s में तो पूरा प्लान्ड एनर्जी क्राइसिस पैदा किया गया था। उसके बाद भी जब जब गल्फ वॉर हुए हैं, तब तब हमने एनर्जी क्राइसिस दुनिया भर में देखा है। तो इसलिए अब 21st सेंचुरी में दुनिया के पास अल्टरनेटिव्स हैं रिन्यूएबल की तरफ, तो इसीलिए दुनिया धीरे धीरे उधर मूव करने की कोशिश करेगी। तो ये ग्लोबल इंपैक्ट्स होंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं एंड विल सी कि रिन्यूएबल एनर्जी इंडिया के लिए, इंडिया कहां एग्जिस्ट करता है रिन्यूएबल एनर्जी में। तो यहां पे एक स्टेटमेंट मैंने लिखा है कि इंडियाज रिस्पॉन्स लाइज इन एक्सेलरेटिंग द ट्रांजिशन टुवर्ड्स रिन्यूएबल्स। इंडिया का जो रिस्पॉन्स है वह इसी बात में डिपेंड करता है, इसी बात में है कि इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी की ओर कितना जल्दी अपने ट्रांजिशन शिफ्ट करता है। अब उसके बाद हम देख लेते हैं कि हमारे लिए जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसकी कंडीशन क्या है। तो सबसे पहले सोलर पावर, वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग सोलर कैपेसिटी इंडिया में है। सेकेंड, लेड बाय इंटरनेशनल सोलर अलायंस, हम इसको लेड कर रहे हैं एंड एक बहुत बड़ा अच्छा माहौल क्रिएट किए हुए हैं। प्रोडक्शन की बात करें तो अभी फरवरी 2026 में 143 गीगावाट सोलर पावर प्रोडक्शन हो रहा है। हमारा टारगेट क्या है, टोटल एनर्जी प्रोडक्शन का 45% करना है सोलर एनर्जी को, कब तक, बाय 2035-36, 2035-36 तक हमें टोटल जो एनर्जी डिमांड है देश की, उसका 45% किससे पूरा करना है, सोलर एनर्जी से पूरा करना है। तो लॉन्ग टर्म में हमने रिन्यूएबल एनर्जी की ओर अपना ट्रांजिशन बहुत तेजी से बढ़ाने का टारगेट रखा है। अगला है विंड एनर्जी। ये सब चीजें आप लोगों को आंसर में लिखनी है। विंड एनर्जी में अभी जो प्रोडक्शन हो रहा है वो है 55 गीगावाट, फरवरी 2026 का डेटा है। एंड टारगेट क्या है, नेक्स्ट ईयर तक हमें इसको बढ़ा करके 63 गीगावाट करने हैं। ठीक है, और हमारे यहाँ पोटेंशियल भी है क्योंकि हमारे पास एक बहुत बड़ा कोस्ट लाइन है एंड ऑफशोर पोटेंशियल बहुत अधिक है, तो हम इसमें भी बहुत अच्छा करने वाले हैं। अगला है ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन इज कंसिडर्ड अ फ्यूल फॉर फ्यूचर। अब इसमें क्या है कि नेशनल हाइड्रोजन मिशन हमने शुरू किया है एंड इसको कहा जा रहा है कि फ्यूचर फ्यूल फॉर इंडस्ट्री एंड ट्रांसपोर्टेशन। यह ट्रांसपोर्टेशन और इंडस्ट्री के लिए फ्यूचर का फ्यूल होने वाला है और इसीलिए हमने नेशनल हाइड्रोजन मिशन इंट्रोड्यूस किया है। साथ ही हमने अपना कुछ टारगेट भी लिया है, 500 गीगावाट्स बाय 2030। 2030 तक हम 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करने वाले हैं। इट इज रियली अ वेरी ह्यूज अमाउंट, और अगर हम इसको अचीव करें तो इसका मतलब है कि हमारा जो ट्रांजिशन है वह बहुत अच्छी तरीके से स्मूथली हो रहा है रिन्यूएबल एनर्जी की ओर। साथ ही हमने 2070 तक नेट जीरो का भी टारगेट ले रखा है, और अगर हम इन टारगेट्स की ओर आगे बढ़ रहे हैं तो हमारी ऑयल डिपेंडेंसी घटने वाली है। ये हमारे लिए अच्छी पहल है। लेकिन इसी के साथ साथ एक क्वेश्चन भी इमर्ज होकर आता है, कैन रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्व द क्राइसिस। क्या रिन्यूएबल एनर्जी ऐसे क्राइसिस को परमानेंटली सॉल्व कर सकता है क्या? तो अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी की स्ट्रेंथ की बात करें तो ये हमारी जो इंपोर्ट डिपेंडेंसी है इसको कम कर देगा।
और हमारी एनर्जी सोवरेनिटी, जो कि बार बार हमें क्या करना पड़ता है, दूसरे देशों के सामने हाथ फैलाना पड़ता है एनर्जी के लिए, वह उसको बढ़ा देगा, हम हाथ फैलाना कम हो जाएगा। अगला है इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल भी है, इन्वायरमेंट के साथ भी यह बैलेंस्ड है, तो यह हमारे लिए और भी बहुत अच्छा है। अगला स्टेबल लॉन्ग टर्म कॉस्ट, अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं तो यह कॉस्ट भी मार्केट की तरह, मार्केट रेट के अकॉर्डिंग फ्यूल प्राइस में जो फ्लक्चुएशन होता है वैसा नहीं होगा, सस्टेनेबल रहेगा कॉस्ट। तो ये हमारे लिए, अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी को शिफ्ट होते हैं तो ये हमारे लिए स्ट्रेंथ हो सकता है। लेकिन कुछ लिमिटेशंस भी होंगी। लिमिटेशंस क्या है कि इंटरमिटेंसी बहुत अधिक है। इंटरमिटेंसी का मतलब है कि सोलर एनर्जी हम साल भर नहीं ले सकते, जाड़े में सोलर एनर्जी कम हो जाएगी, जब हैवी रेनिंग हो रही है, बरसात हो रही है, तो उस समय भी हमें सोलर एनर्जी सफिशिएंट नहीं मिलेगी। उसी तरीके से विंड एनर्जी भी, अगर अच्छी हवा चल रही है तो विंड एनर्जी बहुत अच्छे तरीके से हम ऑब्जॉर्व कर लेंगे, लेकिन हवाएं नहीं चल रही हैं, गर्मी का मौसम है, तो विंड एनर्जी भी बहुत अच्छा कभी कभी नहीं है। मतलब ये सस्टेनेबल साल भर के लिए रेगुलर ऑप्शन नहीं होगा। अगला है स्टोरेज टेक्नोलॉजी स्टिल इवॉल्व। हमारे यहाँ जो एनर्जी स्टोरेज है, जैसे हम क्रूड पेट्रोलियम लेते हैं अगर, तो हमने देश में अलग अलग जगह पर क्या कर रखे हैं, धरती के अंदर कुएं खोद रखे हैं और उसमें ऑयल स्टोर कर देते हैं। तो वह क्या है कि यह एक परमानेंट स्टोर हो गया, अब वो हमारा कहीं वेस्ट नहीं हो रहा है। लेकिन जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है, जो रिन्यूएबल एनर्जी से हम इलेक्ट्रिक पैदा कर रहे हैं, उसको स्टोर करना अभी भी एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है, क्योंकि उसके लिए जो टेक्नोलॉजी है वो अभी भी इवॉल्विंग फेज में है। अगला है हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट। अगर हम बहुत बड़े स्तर पर सोलर एनर्जी चाहते हैं तो हमें बहुत अच्छा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी सोलर पैनल्स के लिए हम मोस्टली चाइना पर डिपेंड है। उसके साथ साथ हम सोलर पैनल भी अगर लगा रहे हैं तो रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट्स या फिर बड़े बड़े अगर सोलर प्रोजेक्ट्स लगाए तो उसमें कॉस्ट बहुत ज्यादा लगना है। उसी तरीके से विंड एनर्जी में बड़े बड़े टरबाइन लगाने के लिए जो बड़े बड़े वो पंखे लगाए जाते हैं, उसका कॉस्ट, इनिशियल कॉस्ट बहुत ज्यादा है। तो अभी एक बहुत बड़ा चुनौती है, हमारी लिमिटेशंस है। अगला है कि ग्रिड इंटीग्रेशन चैलेंज अभी भी बना हुआ है। ऑयल अगर एक बार हमने एक जगह स्टोर कर दिया, उससे बाद बड़े बड़े टैंकर्स में भर करके सभी पेट्रोल पॉइंट, जो पेट्रोल पंप होते हैं, वहां तक पहुंचा दिया और उसके थ्रू देश भर में सप्लाई हो रहा है। लेकिन अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी बना रहे हैं तो उसका ग्रिड इंटीग्रेशन चैलेंज अभी भी बना हुआ है। पूरे दुनिया में, पूरे भारत में ग्रिड से उसको कनेक्ट करो, और वो अगर सस्टेनेबल नहीं हो रहा है, गर्मियों के मौसम में अच्छा सोलर एनर्जी मिला हमें, जाड़े में नहीं मिला, तो वो फिर इंपैक्ट कर रहा है। तो उसका कॉस्ट और कनेक्शन दोनों का प्रॉब्लम बना हुआ है। उसके बाद हमने लिमिटेशंस देखा, उसके बाद एक स्टेटमेंट जरूर बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, रिन्यूएबल्स आर नॉट एन इंस्टेंट सॉल्यूशन बट दे आर द ओनली सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी। रिन्यूएबल्स अभी इंस्टेंट सॉल्यूशन के रूप में तो नहीं हो सकता है, बिकॉज इसमें कॉस्ट लगना है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होनी है, बहुत सारी चीजें होनी है, लेकिन इट इज द ओनली सॉल्यूशन और सस्टेनेबल सॉल्यूशन वी हैव। तो ये लाइन आपको कोट करना है, ठीक है। उसके बाद हम मूव करेंगे कि अगला होना क्या चाहिए, व्हाट इंडिया शुड डू नाउ। दैट वुड बी इंडिया मस्ट अडॉप्ट अ मल्टी प्रोनेज अप्रोच। बहुआयामी रणनीति अपनाने की जरूरत है इंडिया को। एंड पहला उसमें क्या है कि डाइवर्सिफाई इंपोर्ट सोर्सेस। हमारा जो इंपोर्ट है 50%, 60% अगर सिर्फ एक सोर्स से आता है तो यह बहुत अच्छी रणनीति नहीं है। दिस इज नॉट अ वेरी गुड स्ट्रेटेजी। वी मस्ट डाइवर्सिफाई आवर इंपोर्ट्स फ्रॉम रसिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका एंड अरब, इवन यूएसए, हर जगह हम क्या कर दें, इसको डाइवर्सिफाई कर दें, ठीक है। किसी एक सोर्स पर पूर्णतः डिपेंडेंसी अच्छी बात नहीं है। दूसरा, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स एक्सपेंशन। हमें क्या करने की जरूरत है, हमें स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स को बढ़ाने की जरूरत है। धरती में और बहुत सारे कुएं खोद करके और या फिर बहुत बड़े बड़े टैंकर्स बना करके उसमें
पेट्रोलियम रिजर्व को स्टोर करने की जरूरत है, बिकॉज इट इज स्टिल नीडेड, वी आर नॉट इंस्टेंटली मूविंग टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी। तो हमें अभी भी पेट्रोलियम की जरूरत है। तो जरूरत है तो जब क्राइसिस का टाइम है तो उस टाइम पे कम से कम एक सर्टेन टाइम के लिए, लगभग 100 दिन 150 दिन के लिए हम अपना पेट्रोलियम रिजर्व क्या करें, बना करके रख लें। अगला है इन्वेस्ट इन न्यूक्लियर प्लस हाइड्रो पावर। अब देखो यहां पे सोलर एंड विंड नहीं लिखा गया है, लिखा है न्यूक्लियर एंड हाइड्रो पावर। क्यों? क्योंकि ये सस्टेनेबल है और ईयरली है, मतलब पूरे साल चलने वाले हैं। न्यूक्लियर एनर्जी हमेशा एनर्जी देगी, चाहे मौसम बदले कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी तरीके से हाइड्रो पावर अगर हम करते हैं तो वी हैव ह्यूज पोटेंशियल्स, बिकॉज जो हिमालयन स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्ट है, यहां पर साल भर नदियां बह रही हैं। अगर हमने उनके वाटर को प्लान्ड तरीके से यूटिलाइज किया तो एक परमानेंट इलेक्ट्रिसिटी सोर्स हो सकता है हमारे लिए। तो इसमें अच्छा इन्वेस्ट करने की जरूरत है हमें। और अभी अगला स्ट्रेंथन एनर्जी डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी को भी एनर्जी बेस्ड बनाने की जरूरत है। हम या तो अमेरिका और रशिया ऐसे करके डिप्लोमेसी नहीं कर सकते। हमें देखना होगा कि हमारी एनर्जी सिक्योरिटी कहां से पूरी हो रही है, हम उसको प्रायोरिटाइज रखेंगे। अगर दुनिया के देशों को हमारे साथ रिलेशंस बनाने हैं तो उन्हें फोर्स करना पड़ेगा कि भाई हम अपने एनर्जी को, आपकी पॉलिसी के लिए हम अपने एनर्जी को चैलेंज या अपने एनर्जी को कंट्रोल नहीं होने देंगे। यूएसए हम पर सैंक्शन लगा करके और एनर्जी लेने से रशिया से नहीं रोक सकता। तो हमें अपनी क्या करनी होगी, डिप्लोमेसी को उतनी स्ट्रांग बनानी होगी कि हमारी एनर्जी सिक्योरिटी बनी रहे। ठीक है, जैसे अभी भी इंडिया ने क्या किया, हरमुज स्ट्रेट में ईरान के साथ बात करके और अपने जो शिप्स है उसको पास करवा दिया। तो ऐसी ही डिप्लोमेसी की जरूरत है कि चाहे वॉर कहीं भी हो लेकिन हमारी एनर्जी सिक्योर रहनी चाहिए, एनर्जी सिक्योरिटी। अगला है एक्सेलरेट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग। किस चीज का? सोलर पैनल्स एंड बैटरीज। क्योंकि अभी भी हम सोलर पैनल एंड बैटरीज के लिए हैविली डिपेंड हैं चाइनीज प्रोडक्शन पर, चाइनीज इंपोर्ट्स पर। उसको क्या करने की जरूरत है, उसको काउंटर करने की जरूरत है। क्योंकि कभी भी फ्यूचर में हमारे साथ चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है और चाइना ने अगर रोक दिया तो रिन्यूएबल एनर्जी की ओर जो हमारा ट्रांजिशन है वह चौपट हो जाएगा। तो हमें इस सेक्टर में भी बहुत हैविली इन्वेस्ट करके अच्छा काम करने की जरूरत है। तो हमने नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, ये देखा। उसके बाद आते हैं कंक्लूजन की ओर। कंक्लूजन में हम बात करेंगे कि द हरमुज क्राइसिस ऑफ 2026 हैज एक्सपोज्ड अ हार्श ट्रूथ। और हार्श ट्रूथ क्या है? एनर्जी सिक्योरिटी इज नेशनल सिक्योरिटी। अगर आपके पास एनर्जी सिक्योरिटी नहीं है तो आपकी नेशनल सिक्योरिटी खत्म है, आपका नेशन स्ट्रांग ही नहीं है, फिर आपका नेशन डेवलप ही नहीं हो सकता है। तो इसीलिए इस हरमुज क्राइसिस ने पूरे दुनिया के देशों को बता दिया कि एनर्जी सिक्योरिटी इज नेशनल सिक्योरिटी। उसके बाद आप पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, इंडिया स्टैंड्स एट अ क्रॉस रोड। इंडिया एक ऐसे क्रॉस रोड पर, चौराहे पर खड़ा है जहां कंटिन्यू डिपेंडेंस ऑन वोलाटाइल फॉसिल फ्यूल्स, जहां पर इंडिया चाहे तो फॉसिल फ्यूल की ओर अपनी डिपेंडेंसी को कंटिन्यू कर सकता है या ट्रांजिशन टुवर्ड्स अ रिन्यूएबल पावर फ्यूचर, या फिर नवीकरणीय रिन्यूएबल पावर की ओर, अपने फ्यूचर की ओर क्या कर दे, ट्रांजिशन कर जाए। तो इंडिया के सामने दो ऑप्शंस अभी है। इस घटना ने इंडिया के सामने ऐसा दो ऑप्शन रख दिया है। अब उसके बाद हम बात करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी। पैराग्राफ चेंज करके बात कर सकते हैं, इसी में कंटिन्यू भी कर सकते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी इज नॉट जस्ट एन एनवायरमेंटल चॉइस, इट इज अ जियोपॉलिटिकल नेसेसिटी। यह क्या है? जियोपॉलिटिकल नेसेसिटी है। और तब हम इस लाइन को आप लोग कंक्लूजन में अगर डालेंगे तो यह इंपैक्ट डालेगा एग्जामिनर के माइंड पर। क्या है कि इंडियाज एनर्जी जर्नी विल डिफाइन इट्स राइज एज अ ग्लोबल पावर। जो इंडिया की एनर्जी जर्नी है, जर्नी के रास्ते हमने दो दिखा दिए ऊपर, कि या तो डिपेंडेंसी ऑन वोलाटाइल फॉसिल फ्यूल की ओर आगे बढ़े, कंटिन्यू रहे सॉरी, या ट्रांजिशन कर ले। तो इंडिया का इन दोनों में से जो रास्ता इंडिया चूज करेगा वही इंडिया का रोल ग्लोबल पावर के रूप में क्या होगा, डिफाइन करेगा। इंडिया सुपर पावर होगा और मिडिल पावर होगा, यह कौन डिसाइड करेगा? इंडिया का इन दोनों में से लिया गया डिसीजन।
ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को पूरा टॉपिक समझ में आ गया है। आप लोगों को जो जो फैक्ट्स मैंने शेयर किए उसको जरूर स्टोर कर लीजिए, जो कोटेशंस है उसको एज इट इज को कोड करिए और उसके बाद लिख करके सबमिट भी करिए, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक बहुत अच्छे समझ में आ गया। आज के सेशन को एंड करते हैं। हाँ, लेकिन उसके साथ आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।